उनकी कुछ घटनाओं पर अवध नारायण जी ने इस पाठ के द्वारा प्रकाश डाला है। यहाँ पर हम अवध नारायण मुदगल जी के जीवन के बारे में जानने जा रहे हैं। इनका जन्म 1933 में आगरा में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इनकी मृत्यु 2015 में नई दिल्ली में हुई। अवध नारायण मुदगल हिंदी साहित्य के वरिष्ठ चिंतक, लेखक, संपादक एवं यात्रा लेखक थे। आपने सारिका पत्रिका का 27 वर्षों तक संपादन किया। छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों प्रकार की कविताएं आपने लिखी हैं। आपका रचना संसार लघु कथाओं, व्यंग्यों, निबंधों तक फैला हुआ है। आपको साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया है। गद्य संबंधी यानी इस पाठ के बारे में मुदगल जी बताने जा रहे हैं। प्रस्तुत आलेख में मुदगल जी ने प्रेमचंद के गांव, उनके बचपन, उनके शौक आदि का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। प्रेमचंद के बचपन की शरारतें, भोलापन, शौक, माँ की कमी आदि की छाप उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। बच्चों, प्रेमचंद जी के साहित्य को यदि आप पढ़ेंगे, और आप पढ़ना भी जरूर, क्योंकि वो साहित्य का भंडार है। और ये जब कभी आप किसी तकलीफ में रहोगे, दुख में रहोगे, तो आप कोई एक कहानी भी पढ़ोगे तो आपको जीवन जीने का एक संबल मिलेगा। इनकी कहानियाँ इतनी मार्मिक हैं और इतनी दिल को छू लेने वाली हैं कि अगर आप एक बार इन कहानियों को पढ़ेंगे तो बिना पूरी पुस्तक समाप्त किए उठने का मन ही नहीं होगा। तो इनकी कहानियों में ये जो बातें आई हैं वो कहाँ से आई हैं, तो इस पाठ द्वारा हम देखेंगे कि प्रेमचंद जी की जीवन में जो कुछ घटा, कहीं न कहीं वो उनकी कहानियों में मुखर हो उठा है। बच्चों, तुमने अपनी किताबों में प्रेमचंद की मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी होंगी। हम तुम्हें बताते हैं कि प्रेमचंद कैसे थे, उनका बचपन कैसा था, उनके बचपन की घटनाओं का असर उनकी कहानियों और बड़े-बड़े उपन्यासों पर कैसे पड़ा। बच्चों, जो कथाकार होते हैं, लेखककार होते हैं, ऐसा नहीं हो किसी और दुनिया से आते हैं, वो हम में से ही एक होते हैं। और वे उनकी निरीक्षण शक्ति इतनी अच्छी होती है कि वे अपने आसपास घटित घटनाओं का, अपने जीवन में घटित घटनाओं का बारीकी से निरीक्षण करते हैं, और बाद में कहीं न कहीं ये बातें उनकी कहानी में, उनके उपन्यासों में, उनकी कथाओं में हमें देखने को मिलती है। दक्षिण के एक हिंदी प्रेमी थे, नाम था चंद्रहासन। उनके मन में प्रेमचंद के दर्शनों की बड़ी इच्छा थी। एक बार वे काशी आए। प्रेमचंद भी उस दिनों काशी में रहते थे। शाम को वे प्रेमचंद के घर आए। काफ़ी देर बाहर खड़े रहे, कोई नज़र नहीं आया। बेकार खांसने खुजने का भी कोई नतीजा नहीं निकला। तंग आकर वे दरवाजे पर आए। बच्चों, यहाँ पर एक घटना का जिक्र किया जा रहा है कि दक्षिण के यानी भारत के दक्षिणी क्षेत्र में रहने वाले एक हिंदी प्रेमी थे। उनका नाम था चंद्रहासन, और वे चंद्रहासन जी प्रेमचंद जी से मिलना चाहते थे। प्रेमचंद जी एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, और चंद्रहासन जी के मन में यह इच्छा थी कि वह उनके दर्शन कर लें। इसीलिए वे काशी में उनके घर गए, क्योंकि उस समय प्रेमचंद जी काशी में ही रहते थे। शाम को वे उनसे मिलने गए, और उनके घर का पता लगाकर जब वे घर के बाहर खड़े थे, खटखटा रहे थे दरवाज़ा, उन्हें अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। बहुत देर उन्होंने खखारा, खासा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तंग आकर उन्होंने सोचा कि मिलना तो मुझे है ही, चलो अब मैं स्वयं ही दरवाज़ा खोलने का प्रयास करता हूँ। और वे दरवाजे पर आए। कमरे में झांका। अंदर एक आदमी था। वह फर्श पर बैठकर कुछ लिख रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थी। चंद्रहासन ने सोचा, शायद प्रेमचंद जी इस आदमी को बोलकर लिखाते होंगे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, मैं प्रेमचंद जी से मिलना चाहता हूँ। चंद्रशेखर जी आखिर दरवाज़ा खोल के झाँक ही लिए, क्योंकि उन्हें कुछ खटखटाने का जवाब ही नहीं मिल रहा था। उन्होंने देखा अंदर एक आदमी बैठा कुछ लिख रहा है। तब उन्हें ख्याल आया कि यह आदमी शायद लिखने वाला होगा, जिसे प्रेमचंद जी लिखने का काम देते होंगे, स्वयं बोलते होंगे और ये आदमी सुन सुनकर लिखता होगा। और आगे बढ़कर उन्होंने उस आदमी से पूछा कि क्या मैं प्रेमचंद जी से मिल सकता हूँ। फर्श पर बैठे आदमी ने नजरें उठाकर ताज्जुब से आगंतुक तो देखा, कलम रख दी
और ठहाका लगाते हुए कहा, खड़े खड़े मुलाकात करेंगे क्या? बैठिए और मुलाकात कीजिए। मैं ही। बच्चों, वह आदमी पहचान नहीं पाया कि फर्श पर बैठकर लिखने वाला व्यक्ति प्रेमचंद जी ही हैं। और प्रेमचंद जी ने जब उनसे सुना कि वह कह रहा था कि मुझे प्रेमचंद जी से मिलना है, तो प्रेमचंद जी हंस पड़े और बोले, आप खड़े खड़े मिलोगे? आइए बैठिए और मुझसे मुलाकात कीजिए। मैं ही प्रेमचंद हूँ। प्रेमचंद जी से ऐसी ही एक मुलाकात बस्ती निवासी ताराशंकर नासाद ने की थी। उन दिनों प्रेमचंद जी लखनऊ के अमीनुद्दौला पार्क के सामने रहते थे। नाशाद साहब उनसे मिलने लखनऊ आए। अमीनुद्दौला पार्क के पास उन्हें एक आदमी मिला। उस आदमी ने कहा, चलिए मैं आपको उनसे मिला दूंगा। ऐसे ही एक बस्ती निवासी ताराशंकर जी थे, जिनका उपनाम नाशाद है, और वे प्रेमचंद जी से मिलना चाहते थे। और जब वे उनके घर के पास लखनऊ में गए, तो उन्हें रास्ते में एक आदमी मिला और उसने कहा कि आपको अगर प्रेमचंद जी से मिलना है तो चलिए मैं आपको मिलवा देता हूँ। वह आदमी आगे आगे चला और नासाद साहब पीछे पीछे। मकान में पहुंचकर उस आदमी ने नासाद को बैठने के लिए कहा और अंदर चला गया। जरा देर बाद वह कुर्ता पहनकर निकला और बोला, अब आप प्रेमचंद से बातें कर रहे हैं। बच्चों, प्रेमचंद जी थोड़े हंसी मजाकी भी थे। उस आदमी को जब वो अपने घर तक लाए तो उसे ये पता नहीं चलने दिया कि वे ही प्रेमचंद हैं। वे उस आदमी को घर तक लाए, उसे अपने घर में बिठाया और फिर अंदर चले गए और कुर्ता पहनकर आ गए और फिर कहा, चलो अब मिलो मुझसे, मैं ही प्रेमचंद हूँ। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं उनके जीवन में घटित होती रही हैं। ऐसी और भी बहुत सी घटनाएं हैं जो प्रेमचंद जी की बेबाकी, सादगी और भोलेपन की कहानी सुनाती हैं। प्रेमचंद जी के चरित्र की यही बेबाकी, सादगी और भोलापन उनके कथा पात्रों में भी है। उनके साहित्य पर सबसे ज़्यादा असर उनके बचपन की घटनाओं का पड़ा है। तुम्हें पता है, प्रेमचंद जी का बचपन ठीक तुम लोगों की ही तरह शैतानियों और शरारतों से भरा था। चलो मैं तुम्हें उनके बचपन के चंद वाक़यात सुनाता हूँ। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी बहुत ही सीधे और सरल इंसान थे और यही सीधाई, यही सरलता उन्होंने अपने कथा पात्रों को भी आकार देने में दिया है। उनके साहित्य पर उनके बचपन की घटनाओं का बहुत असर पड़ा है। उनके बचपन की घटनाओं को अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि उन्होंने अपनी कहानी में, उपन्यासों में कहीं न कहीं अपने कथानायकों को अपने बचपन की छवि दी है। जब तुम बनारस से आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर चलोगे तो शहर से करीब 4 मील के फासले पर एक गांव पड़ता है, लमही। यह छोटा सा गांव है। इसमें सभी जातियों के 35-40 घर हैं। यही इस गांव की आबादी है। इसी गांव में मुंशी अजायब लाल के घर प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। बच्चों, यहाँ पर लेखक ने प्रेमचंद जी के जन्म के बारे में बताया है कि बनारस से आजमगढ़ जाने की तरफ एक रास्ता है, जहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है लमही। वह बहुत छोटा सा गांव है, सिर्फ 35-40 घर हैं उसमें, और वहीं पर मुंशी अजायब लाल के घर प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। मुंशी अजायब लाल नेक तबीयत के आदमी थे। घर बाहर सब जगह वह अपनी बिसात भर दूसरों की मदद करते। वैसे बिसात ही कितनी थी, 10 रुपये में पर डाक मुंशी हुए थे और 40 रुपये तक पहुँचते पहुँचते रिटायर हो गए। संयोग से पत्नी भी उनको अपने अनुकूल ही मिली। देखने में जितनी सुंदर, स्वभाव में उतनी ही कोमल। बच्चों, प्रेमचंद जी के पिताजी मुंशी अजायब लाल बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। वे सदा ही दूसरों की मदद के लिए आगे रहते। वे डाक में मुंशी थे। 10 रुपये उनकी शुरुआती वेतन थी और रिटायर होते होते सिर्फ 40 रुपये तक ही बढ़ी थी। फिर भी इतनी कम रकम में भी उन्होंने सबकी मदद करने की ठानी थी। वे हर किसी की जितना उनसे होता था मदद जरूर करते थे। और उनकी पत्नी भी उन्हीं की स्वभाव जैसी उन्हें मिली। वह देखने में जितनी सुंदर थी, स्वभाव में भी उतनी ही मधुर थी। लेकिन उन्हें एक दुख था, उनके बच्चे नहीं जीते थे। 2 लड़कियां हुईं और दोनों जाती रहीं। गांव की औरतों ने शोर मचा दिया। आनंदी का अपने मैके जाना ठीक नहीं, वहाँ भूत लगते हैं। भूत प्रेत की बात तो दिगर है, लेकिन यह सच है कि उसके बाद तीसरी लड़की जिंदा रही। उसका नाम सुग्गी था। बच्चों, दोनों
अजायबलाल और आनंदी दोनों ही बहुत अच्छे स्वभाव के थे। वे बहुत सुखी जीवन जी रहे थे। बस एक ही दुख था उन्हें कि उनके बच्चे जीते नहीं थे। उन्हें 2 लड़कियां हुई और दोनों जाती रहीं, यानी दोनों गुजर गई। तब गांव में औरतों ने शोर मचा दिया। यह अंधविश्वास गांव में है कि अगर कहीं रहने पर अगर बच्चे नहीं जी रहे तो इसका मतलब ज़रूर कुछ न कुछ साया है। तो औरतों ने यही शोर मचा दिया कि आनंदी का मैके जाना ठीक नहीं, वहाँ जाने पर उसे भूत प्रेत लग जाते हैं। भूत प्रेत की बात तो अलग है, यहाँ लेखक कह रहे हैं वह पता नहीं सच है भी कि नहीं। यह घटना कोरी अंधविश्वास ही होगी, लेकिन यह सच है कि उसके बाद उनकी तीसरी बच्ची जिंदा रही, जिसका नाम उन्होंने प्यार से सुग्गी रखा। उसके 6-7 साल बाद शनिवार के दिन 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। पिता ने इनका नाम धनपत और ताऊ ने नवाब रखा। नवाब में माँ के प्राण बसते थे। बच्चों, 1880 में 31 जुलाई 1880 के दिन प्रेमचंद जी का जन्म हुआ और उनके पिताजी ने उनका नाम प्यार से धनपत रखा और ताऊ ने नवाब। उनकी माँ उन्हें बहुत प्यार करती थी। उनकी माँ के प्राण उनके अंदर बसते थे। प्रेमचंद माँ के बेहद लाडले थे। शरारत कहिए या चूहल उनकी घुट्टी में पड़ी थी। बच्चों, घुट्टी वह शब्द होती है जो छोटे बच्चों को जब वे पैदा होते हैं तो उनको रोज पाचन के लिए दी जाती थी। तो कहते हैं जो चीज़ें घुट्टी में पड़ जाती हैं, जो व्यक्ति घुट्टी में जो जो चीज़ खा लेता है वह जिंदगी भर उसी में रम जाता है और वह पचा लेता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शरारतें और चूहल प्रेमचंद जी की घुट्टी में पड़ी थी, अर्थात वो हमेशा शरारतें करते ही रहते थे। आए दिन शरारतें करते रहते और घर पर उल्हाना पहुंचता रहता। वो शरारत कर करके लोगों को सता देते और लोग उल्हाना लेकर उनके घर पर पहुंचे रहते। फसल के दिनों में किसी के खेत में घुसकर ऊख तोड़ लेना, मटर उखाड़ लाना रोज की बात थी। इसके लिए खेत वालों की गालियां भी खानी पड़ती, लेकिन लगता है कि उन गालियों से ऊख और मीठी और मटर और मुलायम हो जाती। उल्हाने होते, घर में डांट फटकार भी पड़ती, लेकिन 1-2 रोज में फिर वही ढंग। बच्चों, खेती के समय जब खेत में गन्ने आदि अर्थात ऊख, यहाँ पर गांव की भाषा में उसे कहा जा रहा है ऊख, जब गन्ने की फसल तैयार होती तो दूसरों की फसलों में से गन्ने तोड़ लाना, उनकी मटर उखाड़ के खा लेना, यह रोज की बात थी। इसके लिए जो खेत का मालिक है उन्हें डांटता भी और गालियां भी देता, लेकिन यह बातें उन्हें कुछ परवाह ही नहीं थी इन बातों की। उन्हें लगता कि गालियों से ऊख और मीठी हो गई है और मटर और मुलायम। रोज रोज उनको डांट फटकार पड़ती, घर में भी डांटते उनके माँ पिताजी, लेकिन उन्हें ऐसा लगता कि ये सब तो रोज की बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2 रोज वह अपने माँ बाप की बात मान भी लेते, लेकिन दूसरे दिन फिर वही रंग ढंग। ढेला चलाने में भी नवाब बड़े तेज और उस्ताद थे। टिकोरे पेड़ में आते और उनकी चांदमारी शुरू हो जाती। ऐसा ताक कर निशाना मारते कि 2-3 ढेलाओं में ही आम जमीन पर। पेड़ का रखवाला चिल्लाता ही रह जाता और नवाब की मंडली आम बीन बटोरकर 9-2-11 हो जाती। वह लड़कों के सरताज थे। बच्चे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ढेला चलाने यानी पत्थर फेंकने में भी नवाब प्रेमचंद जी बहुत तेज थे। टिकोरे, जब आम का जो फल लगता है कच्चा छोटा ही रहता है तो उसे टिकोरा कहा जाता है, तो उसको ढेला मार के बच्चे गांव में तोड़ते हैं। तो यह ढेला चलाने में नवाब बहुत उस्ताद थे। वे इतना निशाना ताक कर ढेला चलाते कि 2-3 ही ढेलों में आम नीचे गिर पड़ता और पेड़ का जो रखवाला था वह चिल्लाने लगता, लेकिन नवाब और उनके साथी जल्दी जल्दी बीन बटोर कर आम 9-2-11 होते यानी भाग जाते। वे लड़कों के सरताज थे, यानी सभी लड़के उन्हें अपना सरताज, अपना सरदार मानते थे। आज भी लोग बखान करते हैं। गुल्ली डंडे में भी माहिर। एक टोल लगा और गुल्ली वह गई करीब 100-150 गज दूर। बच्चों, जिस तरह आज हम देखते हैं गली गली में क्रिकेट के खेल खेले जाते हैं, वैसे गांव में गिल्ली डंडा खेला जाता था। तो गिल्ली डंडे के खेल में भी प्रेमचंद जी बहुत माहिर थे। ऐसा टोल लगाते कि गिल्ली 100-150 गज दूर जाके गिरती। बचपन में मिले कजाकी की याद उन्हें कभी नहीं भूली। उन दिनों उनके पिता आजमगढ़ की तहसील में थे। नवाब पिता के पास थे। डाकिया कजाकी बड़ा ही हंसमुख और जिंदा दिल था। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता और सवेरे डाक लेकर चला जाता। ज्यों ही शाम के 4 बजते, नवाब सड़क पर खड़े होकर
कजाकी का इंतजार करते। थोड़ी ही देर में कजाकी कंधे पर बल्लम रखे उसकी झुनझुनी बजाता दिखाई देता। बच्चों, यहाँ पर एक पात्र जो उनके जीवन में आया था, कजाकी एक डाकिया, उसका वर्णन किया गया है। वह बड़ा ही हंसमुख और जिंदा दिल था। बच्चों से उसे बहुत प्यार था। वह जब रोज डाकिया लेने अपना डाक का थैला लेने आता, रात भर वहीं रहता उन्हीं के पास और सवेरे सबकी डाक लेके चला जाता। शाम को डाक जब लेने वह 4 बजे तक आता, तो नवाब सड़क पर खड़े उसका इंतजार करते रहते और जो कजाकी है वह बल्लम रखे यानी भाला रखे झुनझुनी बजाता हुआ दिखाई देता। जैसे ही वह उन्हें दिखाई देता, वह दौड़ने लगता। वह भी उसकी ओर दौड़ लगा देते और अगले पल कजाकी का कंधा नवाब का सिंहासन बन जाता। वे अपने आप को हवा के घोड़े में महसूस करते। बच्चे, कजाकी भी प्रेमचंद जी से बहुत प्यार करता था। जैसे ही वह देखता कि नवाब उसके इंतजार में राह पे खड़े हैं, वह दौड़ कर आता और प्रेमचंद जी भी उसकी तरफ दौड़ लगा देते और थोड़े ही देर में कजाकी के कंधे पर नवाब चढ़ बैठते, मानो जैसे उनका सिंहासन हो और ऐसा लगता उस कंधे पर बैठकर कि वे हवा के घोड़े पर सवार हैं। डाक का थैला रखकर वह बच्चों के साथ किसी मैदान में निकल जाता, उनके साथ खेलता, बिरहे सुनाता, कहानियाँ सुनाता। उसे चोरी, डाके, मारपीट और भूत प्रेत की सैकड़ों कहानियाँ याद थी। बच्चों, डाक का थैला रखकर कजाकी बच्चों के साथ घूमने निकल जाता। वह उनके साथ खेलता और बिरहा एक लोक संगीत होता है, एक लोक गीत का एक प्रकार होता है। तो यह गीत भी वह बच्चों को सुनाता, छोटी छोटी ढेर सारी कहानियाँ सुनाता। उसकी कहानी में चोरी, डाके, मारपीट और भूत प्रेत ऐसी अलग अलग बातें होती। उसकी कहानियों में चोर और डाकू सच्चे योद्धा थे जो लूटकर दीन दुखी प्राणियों का पालन करते थे। नवाब को उसकी कहानियों में ही सबसे ज्यादा मजा आता था। वे किस्से उनके अंदर भविष्य के कहानीकार का बीज रोप रहे थे। बच्चों, देखिए, छोटी छोटी घटनाएं अपने बचपन की किस तरह हमें भविष्य में एक दिशा निर्देश देती है। उसी तरह कजाकी की भी कहानियों में चोर और डाकू सच्चे योद्धा होते थे। वे बड़े अमीर लोगों को लूटकर दीन दुखियों की सेवा करते थे। ये सब कहानियाँ प्रेमचंद जी को बहुत अच्छी लगती और ऐसा लगता मानो भविष्य में जो उनका कहानीकार जन्म लेने वाला है, वह इन्हीं से प्रेरणा पा रहा होगा। बच्चों, कहानी का एक भाग हमने देख लिया। चलिए अब हम शब्द वाटिका द्वारा कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। नतीजा, परिणाम। ताज्जुब, परेशान। आगंतुक, आने वाला मेहमान। मुलाकात, भेंट। फासला, अंतर। आबादी, जनसंख्या। अनुकूल, सहायक। दिगर, दूसरा। ताऊ, पिताजी के बड़े भाई। चहल, ठिठोली। बच्चों, हमने कठिन शब्द तो देख लिए। चलिए कुछ स्वाध्याय के प्रश्न हल करते हैं। उचित जोड़ियां मिलाओ। यहाँ पर अ और ब इस प्रकार का 2 सूची दी गई है और इन अ और ब में से शब्दों को हमको जोड़ी मिलाकर उत्तर में दिखाया गया है। जैसे दक्षिण के हिंदी प्रेमी, इनके लिए सामने शब्द दिया था ताराशंकर, लेकिन वह गलत था। सही जोड़ी आएगी चंद्रहासन। दक्षिण के हिंदी प्रेमी थे चंद्रहासन। उसी प्रकार बस्ती निवासी, यहाँ पर दिया है चंद्रहासन, लेकिन सही उत्तर होगा ताराशंकर। अमीनुद्दौला पार्क नाम दिया है नाशाद, लेकिन यह पार्क कहाँ है? लखनऊ में, तो सही उत्तर होगा लखनऊ। अब अंतिम है ताराशंकर का उपनाम, यहाँ पर दिया है लखनऊ, जो कि गलत है। सही उत्तर आएगा नाशाद। बच्चों, आपने देखा होगा अभी जोड़ियां मिलाओ में दक्षिण प्रेमी चंद्रहासन, बस्ती निवासी ताराशंकर, अमीनुद्दौला पार्क लखनऊ और ताराशंकर का उपनाम नाशाद, इस प्रकार का उत्तर आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुहावरे। 9 2 11 हो जाना, भाग जाना। हवा के घोड़े पर सवार होना, कल्पना करना। ठाका लगाना, जोर से हंसना। एक वाक्य में उत्तर दो। चलिए अब हम प्रश्न का हल करते हैं इस पाठ के आधार पर। पाठ का जितना भाग हमने पढ़ा अभी,
उसके आधार पर हमको उत्तर देना है। चंद्रहासन प्रेमचंद जी से कहाँ मिलने आए? चंद्रहासन प्रेमचंद से मिलने काशी आए। काशी के घर पर बैठे प्रेमचंद क्या कर रहे थे? काशी के घर पर बैठे प्रेमचंद लिख रहे थे। प्रेमचंद के साहित्य पर सबसे अधिक असर किसका पड़ा? प्रेमचंद के साहित्य पर सबसे अधिक असर उनके बचपन की घटनाओं का पड़ा। बच्चों, ये छोटे छोटे एक एक वाक्य प्रश्न हैं और इनका उत्तर बहुत ही सरल है। और अगर आप ध्यान से पाठ आपने सुना है और अभी आप पाठ सुन ही रहे हो और इसके बाद आप पाठ पढ़ भी लोगे तो आपको इन शब्दों का उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। यहाँ पर हल करके दिखाया गया है और ऐसे छोटे ही छोटे प्रश्न निर्माण किए गए हैं। प्रेमचंद जी का बचपन किससे भरा था? प्रेमचंद का बचपन शैतानियों और शरारतों से भरा था। कच्चे आम को क्या कहा जाता है? कच्चे आम को टिकोरा कहा जाता है। गांव की औरतों ने क्या शोर मचा दिया? गांव की औरतों ने शोर मचा दिया कि आनंदी का मैके जाना ठीक नहीं, वहां भूत लगते हैं। 4 बजते ही नवाब सड़क पर किसका इंतजार करते? 4 बजते ही नवाब सड़क पर कजाकी का इंतजार करते। किसका कंधा नवाब का सिंहासन बन जाता? कजाकी का कंधा नवाब का सिंहासन बन जाता। प्रेमचंद जी की माँ का स्वभाव कैसा था? प्रेमचंद की माँ का स्वभाव बड़ा ही कोमल था। नाम लिखो। प्रेमचंद, अब इनकी माता जी आनंदी। प्रेमचंद जी के पिताजी का नाम अजायब लाल। प्रेमचंद जी की बहन का नाम सुग्गी। बच्चों, यहाँ पर हमने प्रेमचंद जी के जो निकटवर्ती रिश्तेदार हैं, उनके माताजी, उनके पिताजी और उनकी बहन, इनके नामों को जान लिया। कजाकी को किन की कहानियां याद थी? चोरी, डाके, मारपीट और भूत प्रेत, इनकी कहानियां कजाकी को याद थी।